नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोइल इज 0.5 हेनरी, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोइल्स इज 0.5 हेनरी। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोइल आर 20 ओम एंड 5 ओम रेस्पेक्टिवली। तो इसको हमने कंसीडर कर दिया रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कोइल यानी R1 एंड रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड कोइल 5 ओम। टू जनरेट ए करंट ऑफ 0.4 एम्पियर इन सेकेंडरी, मतलब ये जो करंट है ये किसका है? सेकेंडरी का। तो सेकेंडरी मतलब I2। करंट इन द प्राइमरी मस्ट बी चेंज्ड एट अ रेट ऑफ, यानी हमें कैलकुलेट करना है di1/dt। देखो वापस पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। क्या डेटा में समझ में आ रहा है कि क्या हमें कैलकुलेट करना है, क्या दिया गया है? क्वेश्चन में लिखा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोइल इज 0.5 हेनरी, रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोइल आर 20 ओम एंड 5 ओम रेस्पेक्टिवली। ठीक है, टू जनरेट अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर इन सेकेंडरी, मतलब I2 में करंट कितना आना चाहिए? 0.4 एम्पियर। और म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको दिया गया है, पूछा कि करंट प्राइमरी में किस रेट से चेंज हो रहा है, मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है? di1/dt। अब इक्वेशंस क्या बनती हैं, इक्वेशन पे आप ध्यान दो। अगर मैं लिखता हूं E1, क्या लिखते हैं? E1, तो E1 लिखा जा सकता है -m di2/dt से। इसमें कोई डाउट नहीं? ठीक है, क्या ऐसा भी लिखा जा सकता है कि E2 इज इक्वल टू -m di1/dt? ये भी लिखा जा सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट ये है कि आपको रिक्वायरमेंट किसकी है, di2/dt या di1/dt? तो हमें रिक्वायरमेंट है di1/dt की, तो इस इक्वेशन का तो यूज हम नहीं करेंगे, हम सेकेंड इक्वेशन से देख सकते हैं। क्या सेकेंड इक्वेशन में मुझे करंट दिया है और रेजिस्टेंस भी दिया है सेकेंडरी कोइल का, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू V इज इक्वल टू IR लगाते हुए लिखा जा सकता है I2 इंटू R2 इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो वैल्यू सेम रहता है di1/dt मिलेगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो करंट कितना है देखें, करंट I2 दिया है 0.4 एम्पियर और R2 आपको दिया है 5 ओम, तो 0.4 इंटू 5, तो 0.4 इंटू 5 एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू दिया गया है 0.5 एंड हमें कैलकुलेट करना है di/dt। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, कैलकुलेट करें। देखो इधर भी 0.5 है, यहाँ पे भी 0.5 आपको मिल जाएगा और di1/dt बनेगा -4। -4 क्या रिप्रेजेंट करता है? डिक्रीमेंट। क्या रिप्रेजेंट करता है? डिक्रीमेंट। यानी आप ये बोल सकते हैं कि di1/dt का वैल्यू है 4 एम्पियर पर सेकेंड और ये है डिक्रीजिंग, तो di/dt एम्पियर पर यूनिट टाइम एंड प्लस रिप्रेजेंट करता है इंक्रीमेंट को, माइनस रिप्रेजेंट करता है डिक्रीमेंट को। तो अगर आंसर नेगेटिव में आया तो आप बोल सकते हैं कि di/dt इज इक्वल टू 4 एम्पियर पर सेकेंड एंड डिक्रीजिंग वैल्यू रहेगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो डेटा के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमें देखना है कपलिंग ऑफ द कॉइल। कपलिंग ऑफ द कोइल का मतलब है कि दो कोइल जो आपने कंसीडर की है वो किस तरीके से कपल यानी एक साथ किस तरीके से रखी गई है। रिलेशन रहता है m इज इक्वल टू k टाइम्स √L1L2, जहां पर L1 L2 रिप्रेजेंट करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कोइल, कैपिटल M रिप्रेजेंट करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कोइल्स एंड K रिप्रेजेंट करता है कपलिंग कोफिशिएंट। K क्या रिप्रेजेंट करता है? कपलिंग कोफिशिएंट। और L1 L2 क्या रिप्रेजेंट करें? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ बोथ द कोइल्स। एंड कैपिटल M is mutual inductance between the coils. Mutual inductance between the coils. तो ये है डिटेलिंग, ये है फॉर्मूला जिससे आप कपलिंग कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट समझना। अब अगर हम बात करते हैं कपलिंग करने की,
तो हमने क्या किया कि जैसे हमारा जो रजिस्टर होता है जिसको आप स्पाइरल रजिस्टर बोलते हैं, तो उसके अंदर एक सोलेनोइड टाइप का बना होता है, ठीक है, वो आपने लिया, एक और दूसरा लिया और दोनों को बिल्कुल टाइटली पैक कर दिया। टाइटली पैक करने का मतलब इन दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट केस इसको हम बोलते हैं आइडियल कपलिंग। क्या बोलते हैं? आइडियल कपलिंग। और कपलिंग किस तरीके से की गई है इस पॉइंट को समझना कि आपने यहाँ पे लिया फर्स्ट कॉइल, फिर हमने लिया एक सेकेंड कॉइल, और दोनों को बिल्कुल टाइटली पैक कर दिया। इसका मतलब इनके बीच में से हवा भी पास नहीं हो सकती। पहली बात ये, टाइटली पैक होने का मतलब गैप नहीं है, बिकॉज अगर गैप रहेगा तो फिर फ्लक्स क्या कर जाएगा? लीकेज कर जाएगा। यानी फ्लक्स यहाँ पर लीकेज नहीं करना चाहिए। जितना भी फ्लक्स हमें फर्स्ट में मिल रहा है उतना ही फ्लक्स आपको सेकंड में भी मिलना चाहिए। जितना फ्लक्स हमें किस में मिल रहा है? फर्स्ट में मिल रहा है, उतना ही फ्लक्स आपको सेकंड में भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है आपका कपलिंग कोफिशिएंट। कपलिंग कोफिशिएंट आप इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करते हैं, φ2/φ1। अगर आपको दोनों कोइल्स के फ्लक्स दिए गए हैं तो कपलिंग कोफिशिएंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर दोनों का वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब कपलिंग कोफिशिएंट क्या मिलेगा? 1। और आइडियल कपलिंग का मतलब यही है कि जो कपलिंग कोफिशिएंट है वो कितना है? 1 है। ठीक, तो क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट किया जा सकता है? हमने यहाँ पे दो कोइल्स कंसीडर किया, L1 L2। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू रहेगा √L1 L2। किस केस में? इन केस ऑफ आइडियल कपलिंग। आइडियल कपलिंग का मतलब क्या है कि जितना भी फ्लक्स फर्स्ट में जनरेट हो रहा है ड्यू टू करंट फ्लो, पूरा की पूरा किस में आ गया? सेकंड में आ गया। कुछ भी फ्लक्स लीकेज नहीं हुआ। इस टाइप की कपलिंग को हम क्या बोलते हैं? आइडियल कपलिंग। आइडियल कपलिंग के लिए के कितना होता है? 1 होता है। क्यों होता है? बिकॉज के का वैल्यू φ2/φ1 से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें मिला √L1 L2। और यही हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का डिफॉल्ट केस भी है। कौन सा केस है? डिफॉल्ट केस। अगर आपको केवल दिया गया दो कॉइल्स जिनके सेल्फ इंडक्टेंस आपको L1 L2 दे दिए गए, बोला गया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करें, तो फिर हमें आइडियल केस मानते हुए कैलकुलेट करना है। बिकॉज आपको के का वैल्यू जब तक गिवन नहीं होगा तब तक आप म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो फर्स्ट हमने पढ़ा आइडियल कपलिंग। सेकेंड, प्रैक्टिकल कपलिंग। जिसको आप पार्शियल कपलिंग भी बोल सकते हैं। बिकॉज अगर मैं बात करता हूं आइडियल कपलिंग की, तो आइडियल कपलिंग तो थ्योरेटिकली पॉसिबल है। कुछ ना कुछ फ्लक्स लीकेज तो होता है, लॉसेस भी होते हैं, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो प्रैक्टिकल कपलिंग की हम बात कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल कपलिंग का मतलब है कि जो दो कोइल्स आपने यहाँ पे कंसीडर किया, इनके बीच में कुछ एयर गैप आ गया, यानी पूरा की पूरा जो फ्लक्स है वो पास नहीं हुआ। इसके बीच में क्या आ गया? एयर गैप आ गया। कुछ ऐसे रखा है, और ये जो गैप है ये आपका एयर गैप है। पॉइंट समझ लो। फर्स्ट में करंट प्रोवाइड किया I1, सेल्फ इंडक्टेंस है L1 और फ्लक्स जनरेट हुआ φ1। सेकेंड कोयल का सेल्फ इंडक्टेंस है L2 और यहाँ फ्लक्स जनरेट हुआ है φ2, और φ1 का वैल्यू φ2 से ग्रेटर है। φ1 का वैल्यू φ2 से ग्रेटर है। इसका मतलब जो कपलिंग कोफिशिएंट आपको मिलेगा उसका वैल्यू लेस देन 1 आना चाहिए। ठीक है, यानी जो k मिलेगा हमें, k का वैल्यू लेस देन 1 आना चाहिए। लेकिन इसका कोई मिनिमम वैल्यू भी होना चाहिए कि अगर हम दोनों की कपलिंग करें ही नहीं, यानी एक कोयल आप कपलिंग हमने किया ही नहीं, तो कपलिंग अगर नहीं करेंगे तो कपलिंग कोफिशिएंट कितना बनेगा? वो रहेगा 0। यानी कपलिंग कोफिशिएंट का मिनिमम वैल्यू होता है 0, मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। कपलिंग अगर हम नहीं करते हैं तो वैल्यू आता है 0। कपलिंग अगर हम परफेक्ट कपलिंग कर रहे हैं या आइडियल कपलिंग कर रहे हैं तो के का वैल्यू कितना मिलेगा? 1। लेकिन प्रैक्टिकल केसेस में हमें क्या मिलता है? पार्शियल कपलिंग, यानी जो वैल्यू रहता है वो 0 से 1 के बीच में वैरी करेगा। और इस केस में अगर आपसे पूछा गया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट कर दो, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फिर हमें के की रिक्वायरमेंट पड़ती है।
यानी अगर आपको K पता है, L1 L2 नॉन है, तो हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट कर पाते हैं। अगर K नहीं पता तो फिर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए ही हमने बोला है कि जब भी आपको दो कॉइल्स दी जाए और ये बोला जाए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करें, तो फिर आप रूट L1 L2 से सॉल्व कर दें, K को डिफॉल्ट 1 मानते हुए सॉल्व कर दिया जाता है। तो ये केस हुआ आपका प्रैक्टिकल कपलिंग का। ठीक है, थर्ड केस बनता है हमारे लिए नो कपलिंग। नो कपलिंग का मतलब दो जो कॉइल्स आप कंसीडर कर रहे हैं उन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। ये फर्स्ट कॉइल आपने यहाँ रखा और सेकंड कॉइल मान लीजिए यहाँ पे कहीं रखा हुआ है, तो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। करंट आपने दिया I1, सेल्फ इंडक्टेंस से L1, फ्लक्स जनरेट हुआ φ2। सेल्फ इंडक्टेंस तो है लेकिन फ्लक्स कितना है, 0, क्योंकि इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इस टाइप की कपलिंग नो कपलिंग। K कितना मिलेगा, K हमें मिलेगा φ2 बाय φ1 से, और φ2 कितना है, 0, तो K भी कितना रहेगा, 0। एंड इन दैट केस म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर हम कैलकुलेट करें तो वैल्यू मिलेगा 0, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं K L1 L2 से। तो नो कपलिंग के केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस 0, कपलिंग कोफिशिएंट 0, कपलिंग कोफिशिएंट φ2 बाय φ1 से सोल्व किया जाता है। 3 केस बनते हैं। फर्स्ट आइडियल केस, आइडियल कपलिंग, पूरा की पूरा फ्लक्स पास हो गया, φ1 इज इक्वल टू φ2 हमें मिला, K का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे आप नोट करना है कि φ1 इज इक्वल टू φ2, दैट्स वाई वैल्यू ऑफ K इज 1, और यही हमारा डिफॉल्ट केस बनता है। क्लियर। प्रैक्टिकल केस φ2 कम मिलेगा φ1 से, कपलिंग कोफिशिएंट आपका 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा, एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें बेसिक फॉर्मूले से ही सॉल्व करना होगा। थर्ड, नो कपलिंग, नो म्यूचुअल इंडक्टेंस। नेक्स्ट, बिहेवियर ऑफ इंडक्टर। आप मुझे बात बताएं, क्या हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में KVL पढ़ चुके हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो आपने KVL पढ़ा है उसमें इक्वेशन बनाने के कुछ रूल थे। इक्वेशन आप किस तरीके से बनाते थे? मान लो हम एक ये छोटा सा एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस हमने माना R, बैटरी हमने माना E, एंड करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम A टू B, और हमें कैलकुलेट करना है फाइंड VA माइनस VB। ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये KVL हमें अप्लाई करना होगा। KVL किस तरीके से अप्लाई करें, इस पॉइंट को समझें। स्टार्टिंग पॉइंट VA, फिर हमें मिला रेजिस्टेंस। इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पोटेंशियल ऑन एलिमेंट्स ऑलवेज डिक्रीजेस। इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पोटेंशियल ऑन एलिमेंट्स इज ऑलवेज डिक्रीजेस। इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में पोटेंशियल कितना रहेगा, IR, और इन डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे, माइनस IR। इसमें कोई डाउट नहीं। फिर इसके बाद कौन है, बैटरी। बैटरी में आप किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हाई पोटेंशियल टर्मिनल टू लो पोटेंशियल टर्मिनल जा रहे हैं, दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट माइनस E विच इज इक्वल टू VB, और कैलकुलेट करना है VA माइनस VB, तो आंसर रहेगा IR प्लस E। क्या इसमें कोई डाउट नहीं। फिर हमने पढ़ा कैपेसिटर, और कैपेसिटर में भी आपने KVL अप्लाई किया होगा। मानो हमने एक सर्किट कंसीडर कर लिया, बैटरी कुछ इस तरीके से बना दी, यहाँ पे पॉइंट B, इधर पॉइंट A, कैपेसिटर, बैटरी E, और चार्ज फ्लो कर रहा है A टू B। अब बोला गया KVL का इक्वेशन लगाओ, तो आपने लिखा VA, कैपेसिटर अगेन एलिमेंट है, एलिमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट हमेशा क्या करता है, पोटेंशियल ड्रॉप करता है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, Q बाय C। तो आपने यहाँ वैल्यू पुट किया माइनस Q बाई C। बैटरी में आप माइनस से प्लस जा रहे हैं तो इंक्रीजिंग, तो प्लस E इज इक्वल टू VB। कैलकुलेट करना था VA माइनस VB, एंड इक्वेशन इज Q बाई C माइनस E। पॉइंट समझे? तो इस तरीके से आपने दोनों एलिमेंट पर इक्वेशन बनाया है। अब जो नया एलिमेंट आपको मिला है वो इंडक्टर, और इंडक्टर पे भी इक्वेशन बनाने का जो प्रोसीजर है वो सेम ही है। यहाँ पे भी रिजल्ट क्या रहेगा कि इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पोटेंशियल ऑन, इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पोटेंशियल ऑन इंडक्टर ऑलवेज डिक्रीजेस। अब इंडक्टर का पोटेंशियल हम लिखते कैसे? इंडक्टर का पोटेंशियल लिखा जाता है LdI/dt से, हाँ या ना? देखा तो है अभी, कैसे लिखा, E इज इक्वल टू LdI/dt, ये पोटेंशियल होता है इंडक्टर का। तो इक्वेशन किस तरीके से बनेगा, पॉइंट समझना। इक्वेशन बनाने का जो प्रोसीजर है बिल्कुल सेम है। ध्यान दो,
कि मान लो यहाँ पर आपने पॉइंट ए कनेक्ट कर दिया, एक इंडक्टर अप्लाई कर दिया, एक बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर दी, पॉइंट बी आपने यहाँ ले लिया। क्लियर? इंडक्टर का वैल्यू आपने लिया L, बैटरी का वैल्यू हमने लिया E, ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट हमने कंसीडर किया I। ये भी ठीक है। अब आपको बोला कि इक्वेशन बना दो A to B, तो इक्वेशन हमने फॉर्म किया VA विदाउट, फिर एलिमेंट आया। अब एलिमेंट का पोटेंशियल कितना, इंडक्टर का पोटेंशियल होता है L di बाई डी टी। कितना होता है? L di बाई डी टी। तो आपने पुट किया L di बाई डी टी। ये ध्यान रखना, ये कंप्लीट पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इंडक्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है। फिर मिली बैटरी, बैटरी में आप किधर गए? पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू वी बी। यानी इक्वेशन बनाने का जो प्रोसेस है वो रजिस्टर और कैपेसिटर की तरह ही है, बिल्कुल सेम एज इट इज। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई प्लस एल डी आई बाई डी टी। अब ये इक्वेशन बन गई। अब पॉइंट क्या है वो आप समझें। करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीजिंग हो सकता है और करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीजिंग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिया गया, ध्यान से सुनना, डी आई बाई डी टी इंक्रीजिंग विद 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो डी आई बाई डी टी के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे? डी आई बाई डी टी के प्लेस पर आपको लिखना होगा +1। डी आई बाई डी टी अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि डी आई बाई डी टी इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो डी आई बाई डी टी के प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे? +1। सेकेंड आपको दिया गया डी आई बाई डी टी डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 एम्पियर पर सेकेंड। अब क्या पुट करोगे? देखो डी आई बाई डी टी क्या है? डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग के लिए क्या लिखा जाता है? माइनस लिखा जाता है। कितनी वैल्यू से डिक्रीज कर रहा है? 2 एम्पियर पर सेकेंड से डिक्रीज कर रहा है। तो डी आई बाई डी टी का वैल्यू हम क्या लिखेंगे? डी आई बाई डी टी का वैल्यू हम लिखेंगे -2। क्या लिखेंगे? -2। तो इक्वेशन बनाने का प्रोसीजर से पोटेंशियल ड्रॉप आप हमेशा -L डी आई बाई डी टी लिखे कि इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीजेस विद वैल्यू -L डी आई बाई डी टी, और डी आई बाई डी टी के लिए आपको क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दी जाएगी कि हमें क्या पुट करना है। इंक्रीजिंग होगा तो प्लस के साथ, डिक्रीजिंग होगा तो माइनस के साथ। यानी इक्वेशन बनाने का जो प्रोसीजर आता है बिल्कुल सेम आता है, एज इट इज सेम एज रजिस्टर एंड कैपेसिटर। जैसे अगर आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया और आपको बोला गया कि फाइंड वी ए माइनस वी बी, करंट गिवन है, इंडक्टर्स गिवन है, डी आई बाई डी टी गिवन है, कैसा है? डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग कितनी रेट से? 1/2 एम्पियर पर सेकेंड की रेट से डिक्रीज कर रहा है। बोला गया वी ए माइनस वी बी बनाओ। सबसे पहले हम क्या करें? हमेशा इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ही इक्वेशन बनाने का ट्राई करें, ताकि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा एलिमेंट पे वो आप हमेशा लिखोगे माइनस के साथ, -L डी आई बाई डी टी। क्या लिखा जाए? वी ए। कौन मिला? इंडक्टर। कितनी वैल्यू का है? 2 हेनरी का। चलो बाद में लिखेंगे वैल्यू। अभी आपके पोटेंशियल ड्रॉप लिखें L डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी बी। कोई आउट? ठीक है। वी ए माइनस वी बी हमें कैलकुलेट करना है, वैल्यू रहेगा L डी आई बाई डी टी। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं? करेक्ट है। सो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू L। L कितना है? 2 हेनरी, 2 पुट कर दिया। और डी आई बाई डी टी कितना है? डी आई बाई डी टी आपको दिया है डिक्रीजिंग विथ 1/2 एम्पियर पर सेकेंड, तो डिक्रीजिंग यानी -1/2 एम्पियर पर सेकेंड। 2 और 2 कैंसिल आउट, वी ए माइनस वी बी, आंसर बोलो -1 वोल्ट। यानी इक्वेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए कि डी आई बाई डी टी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग होता तो +1/2, डिक्रीजिंग है तो -1/2। नेक्स्ट देखो, अब हमें क्या दिया गया वापस? डी आई बाई डी टी डिक्रीजिंग विद रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड एंड कैलकुलेट करना है वी ए माइनस वी बी। तो अगेन हमारा प्रोसीजर क्या रहना चाहिए कि इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट हम इक्वेशन फॉर्म कर दें, यानी ए से बी की तरफ आप इक्वेशन बना दें। पहला एलिमेंट वी ए, कौन मिला? इंडक्टर। इंडक्टर के लिए क्या लिखा जाए? -L डी आई बाई डी टी। फिर कौन आ गया? रजिस्टर। रजिस्टर का वैल्यू बोलो कितना है? करंट कितना है? 5 एम्पियर। I इंटू आर से मिलेगा तो 5 एम्पियर। और रेजिस्टेंस का वैल्यू 2, बिकॉज यहाँ ड्रॉप होगा I इंटू आर का।
फिर मिली बैटरी, बैटरी में किधर जा रहे हैं, माइनस से प्लस, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, हमारे जाने का डायरेक्शन तो लो से हाई में जा रहे हैं, लो से हाई में जाए तो प्लस होगा, तो प्लस 10। फिर रेजिस्टेंस मिला, क्या लिखोगे, 5 × 2 इज इक्वल टू VB, तो V है, L का वैल्यू बोलो, L कितना है 2 हेनरी, di/dt बोलो, डिक्रीजिंग विद रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो -1, -10 प्लस 10 -10 इज इक्वल टू VB, ये +10 -10 कैंसिल आउट, रिजल्ट VA +2 -10 -8 इज इक्वल टू VB एंड VA माइनस VB इज इक्वल टू 8 वोल्ट। पॉइंट समझ में आ रहा है? इक्वेशन बनाने का तरीका सेम है, इस बात का ध्यान रखा जाए कि di/dt इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और VA माइनस VB आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अब जो करंट का एक्सप्रेशन आपको दिया है वो t+2 दिया है, t+2 मीन्स टाइम डिपेंडेंट। क्या कैलकुलेट करना है, VA माइनस VB कैलकुलेट करना है, t = 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि t = 0 करंट कितना है। तो आपने लिखा एट t = 0, तो वैल्यू ऑफ करंट आपने कैलकुलेट किया 0 + 2 दैट मीन्स 2 एम्पियर। क्या इसमें कोई डाउट? ठीक है, फिर हमें और किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी di/dt की, यानी जो करंट एक्सप्रेशन आपको दिया गया है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, तो वैल्यू मिला 1, +1 मिला या -1 मिला, हमें मिला +1, +1 मतलब इंक्रीजिंग हमें मानना पड़ेगा। आंसर आता -1 तो फिर हम डिक्रीजिंग कंसीडर करते हैं। 1 को डिफरेंशिएट, t को डिफरेंशिएट किया आंसर 1, 2 को डिफरेंशिएट किया आंसर 0, तो 1 एम्पियर पर सेकेंड ये हमें मिल गया di/dt। अब इक्वेशन में कुछ भी नहीं बचा, हमें क्या करना है, सिंपल इक्वेशन बनाना है। करंट का डायरेक्शन देखो किधर से दिया हुआ है, B से A की तरफ दिया है, तो हम इक्वेशन भी B से A की तरफ ही बना दें, इजी रहेगा बनाना। सबसे पहले क्या लिखा, VB, फिर कौन आया, रजिस्टर, रजिस्टर के लिए क्या लिखा जाए, I × 3, कोई डाउट नहीं। फिर आया इंडक्टर, क्या लिखें, L di/dt। फिर मिली बैटरी, बैटरी में आप किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो -10 इज इक्वल टू VA। कोई डाउट इक्वेशन बनाने में, समझ में आया? B से A की तरफ क्यों बनाई, इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट बनाओ, सबके साथ माइनस लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो VB करंट कितना, करंट का वैल्यू है 2 एम्पियर, करंट का वैल्यू है 2 एम्पियर, सो 2 × 3। L का वैल्यू बोलो, L का वैल्यू 1 हेनरी, 1 हेनरी, di/dt कितना 1 है, तो 1 प्लस में आएगा क्योंकि इंक्रीजिंग, +1 आया, -10 इज इक्वल टू VA। सॉल्व करें, सो VB -6 -1 -10 इज इक्वल टू VA। सॉल्व क्या करना है, VA माइनस VB, सो VA माइनस VB इज इक्वल टू -17। देखो ध्यान से, VB माइनस VA करते तो आंसर 17 वोल्ट, तो VA माइनस VB -17 वोल्ट, तो ये आंसर यहाँ पे जनरेट हो गया। यानी इक्वेशन सिमिलर पैटर्न पे ही बनता है। टाइम डिपेंडेंट दिया जाए तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया जाए। एक और क्वेश्चन देखिए, करंट दिया गया है 3 एम्पियर, di/dt गिवन है 2 एम्पियर पर सेकेंड, VA माइनस VB कैलकुलेट करना है। तो इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इक्वेशन बना लो, क्या लिखेंगे, VA माइनस L di/dt, बैटरी में आप किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, सो वैल्यू -6, रेजिस्टेंस तो -I × 2 इज इक्वल टू VB। क्या इस इक्वेशन में कोई डाउट? ठीक, इक्वेशन देखो, L का वैल्यू 2 हेनरी, di/dt इंक्रीजिंग 2 एम्पियर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई बाय 2, -6, करंट कितना गिवन है 3 एम्पियर, तो 3 × 2 इज इक्वल टू VB। सो VA -4 -6 -6 इज इक्वल टू VB। सो VA माइनस VB इज इक्वल टू 16। करेक्ट, बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम इंडक्टर केसेस में KVL अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नोट करें। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देख रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स।
जैसा आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि रेजिस्टेंस को हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर हमने इसको कैपेसिटर में भी पढ़ा कि वहाँ पे भी आप इस कैपेसिटर को दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सिमिलरली कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, तो इंडक्टर भी आपका दो तरीके से कंबाइन हो सकता है। फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन, इसका मतलब आपने डिफरेंट इंडक्टर्स को लिया और एक के बाद एक कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे आपने पॉइंट मेंशन कर दिया बी, दिस इज पॉइंट ए। इंडक्टर्स का वैल्यू L1, L2, L3, ठीक है। कैलकुलेट करना है पॉइंट ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। तो पॉइंट ये बनता है कि किस तरीके से सॉल्व किया जाए, ठीक है। ध्यान दें कि रेजिस्टेंस आपने लिखा था कि अगर सीरीज में कनेक्ट होता है तो वैल्यू आता है R1 प्लस R2 प्लस R3। सिमिलरली सेम एज रेजिस्टेंस ही हमें इसको अप्लाई करना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, यहाँ पे करंट सेम होता है एंड वी कैन राइट L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। यानी जितने भी इंडक्टर्स कनेक्टेड हैं सीरीज में सबको आप क्या कर लें, अलजेब्रिक सम कर लें, हमें इक्विवेलेंट इंडक्टेंस मिल जाएगा। बात समझ में आई? एक एग्जांपल देखिए। Some inductors are connected in series and we have to calculate equivalent inductance. The value of inductors are 2 Henry, 3 Henry and 4 Henry. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सारे कॉम्बिनेशन एज इट इज बन सकते हैं जो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में समझे हैं, ठीक है। सेम मेथड वही रहता है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन यानी सभी को हम क्या करें, अलजेब्रिक सम परफॉर्म कर दिया जाए। तो अगर आपसे पूछा गया कि इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना है, देन योर आंसर इज 2 हेनरी प्लस 3 हेनरी प्लस 4 हेनरी, टोटल 9 हेनरी। क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट parallel combination. Parallel combination, that means inductors are connected in parallel combination, यानी one terminal of all the inductors are connected at one point and other end is connected at the second other similar point. Clear? तो इस तरीके से आपने तीन इंडक्टर्स कंसीडर करें, L1, L2 एंड L3। सभी के फर्स्ट टर्मिनल पॉइंट ए पे कनेक्ट, सभी के सेकंड टर्मिनल पॉइंट बी पे कनेक्ट। इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट हम सिमिलरली वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे आपने रेजिस्टेंस के लिए लिखा है कि 1/LAB, यानी इक्विवेलेंट is equal to 1/L1 plus 1/L2 plus 1/L3। क्लियर? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लिया जाए कि मान लीजिए आपके पास दो इंडक्टर्स हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी एंड वैल्यूज 12 हेनरी एंड 6 हेनरी। कैलकुलेट करने को बोला गया कि इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कैलकुलेट करें, फाइंड इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। अब पॉइंट ये बनता है कि अगर आपको दो ही रजिस्टर्स दिए होते हैं तो आप इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं R1 R2 अपन R1 प्लस R2 से, या बेसिक मेथड भी हम यूज कर सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यूज किया जा सकता है कि अगर आपको दो ही इंडक्टर्स गिवन है, दो इंडक्टर्स गिवन है, तो इक्विवेलेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं किस फॉर्म में, L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। जिस तरीके से आप दो रेजिस्टेंस के लिए इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते थे, ठीक है। अगर नहीं पता तो हम सीधे यूज करें 1/L1 प्लस 1/L2, आंसर सेम ही आता है। सो वैल्यू ऑफ L1 12, वैल्यू ऑफ L2 6 अपॉन 12 प्लस 6, ठीक है। तो 72 डिवाइड बाई 18 एंड इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इज 4 हेनरी। क्लियर पॉइंट? यानी जिस तरीके से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, सिमिलर पैटर्न पर इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट हमें कॉम्बिनेशन दिया गया कि इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी कैलकुलेट कर लें। तो हमें देखना होगा कि किस कॉम्बिनेशन को हमें सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए। हमें उस
सेक्शन से कैलकुलेट करना स्टार्ट करना चाहिए कि जिसको सॉल्व करने से रिमेनिंग सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े। जैसे अगर हम यहाँ पे पॉइंट सी कंसीडर कर लें तो यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग अभी 3 जो गिवन डायग्राम में उसके अकॉर्डिंग 3 इंडक्टर्स कनेक्टेड हैं, लेकिन हम इसको 2 इंडक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे बिटवीन सी एंड बी ये 2 इंडक्टर्स कनेक्टेड हैं एंड बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो क्या हम पहले एल बी सी कैलकुलेट कर सकते हैं? पैरेलल में कनेक्टेड है, यूज करेंगे L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। वैल्यूज 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 वैल्यू 18/9 2 हेनरी। दैट मीन्स ये जो सर्किट आपको गिवन है ये रिड्यूस्ड हो गया किसमें? बिटवीन A एंड C 2 हेनरी एंड बिटवीन C एंड B again another inductor of value 2 Henry. This is point B and this is point A. Clear? Now both are connected in series, so LAB is equal to LAC plus LCB. कोई डाउट इसमें? L1 L2 भी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने टर्मिनल ले लिया इसलिए टर्मिनल के टर्म में आप लिख रहे हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि हम किसके अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। So 2 Henry plus 2 Henry which is equal to 4 Henry। ठीक है, यानी इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। सिमिलर मेथड्स हमें यूज करने हैं आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के। सभी मेथड एज इट इज सेम है, फॉर्मूला सेम है, केवल एलिमेंट हमने चेंज किया है। पहले रेजिस्टेंस आ रहा था, अब इंडक्टर रहेगा। क्लियर? नोट करें। नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। क्लियर? अब हम इंडक्टर किसको बोलते हैं, सबसे पहले इस पॉइंट को आप समझें। मानो अगर हम एक सोलेनोइड कंसीडर करें तो सोलेनोइड क्या बन जाता है? सोलेनोइड को हम इंडक्टर बोल देते हैं। अब सोलेनोइड अगर आइडियल है, कैसा है? आइडियल। अगर हम आइडियल सोलेनोइड की बात करते हैं तो आइडियल सोलेनोइड में, या ऐसा बोला जाए कि आइडियल इंडक्टर में रेजिस्टेंस नहीं होगा। आइडियल इंडक्टर में रेजिस्टेंस नहीं होगा। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल इंडक्टर की बात करते हैं तो प्रैक्टिकली अगर बात की जाए तो इंडक्टर आपने बनाया कैसे कि वायर लिया, उसको आपने वाउंड कर दिया। ठीक है, तो वायर है तो वायर के पास रेजिस्टेंस होगा ही होगा। इसका मतलब प्रैक्टिकल केस में रेजिस्टेंस नॉन जीरो होता है एंड इंडक्टेंस वो भी आपको मिलेगा नॉन जीरो। ठीक है, यानी हम प्रैक्टिकल केस में डील कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल केस अगर है तो फिर क्या वैल्यूज रहना चाहिए। तो ये जो आपने इंडक्टर कनेक्ट किया है, कंसीडर किया है, इसका इंडक्टेंस तो है L, और ये जो वायर आपने यूज किया है कोयल को बनाने में, इसका रेजिस्टेंस है R। क्लियर? तो आपने इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया कि यहाँ पर एक इंडक्टर लगा है, साथ में रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, बैटरी से आपने कनेक्ट किया। अब बैटरी से कनेक्ट किया तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, कितना करेगा? I। तो I करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है। ठीक, इसको मैं रब करूँ, नोट हो गया आपका? ठीक है, इसको नोट कर लें कि आइडियल इंडक्टर में रेजिस्टेंस जीरो होता है और इंडक्टेंस नॉन जीरो होता है। अगर हम प्रैक्टिकल इंडक्टर की बात करते हैं, रेजिस्टेंस नॉन जीरो, इंडक्टेंस भी नॉन जीरो। रेजिस्टेंस क्यों आया? क्योंकि इंडक्टर बनाने के लिए जो आपने वायर यूज किया है और हर वायर के पास अपना एक रेजिस्टेंस होता है। नोट करें इसको। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक KVL परफॉर्म कर रहे हैं। क्या परफॉर्म कर रहे हैं? KVL। EMF आप V भी मान सकते हैं, और जनरल केस में हमने EMI में EMF रिप्रेजेंट किया है E से, तो आप इसको E से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब हमने माना कि यहाँ से I करंट फ्लो कर रहा है, तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हमें यहाँ पे मिलेगा जिसको आपने V1 से रिप्रेजेंट किया, एंड पोटेंशियल ड्रॉप आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी मिलेगा। यानी ये जो गिवन लूप है आपका, इसमें आप KVL अप्लाई कर सकते हैं। KVL इन गिवन लूप। ठीक है, अब KVL हम कैसे अप्लाई करें, इस पॉइंट को आप समझें। किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट हो जाए, मानो हम पॉइंट A से स्टार्ट हो रहे हैं, घूम के वापस पॉइंट A में आ रहे हैं, इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट हम इक्वेशन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें मिलेगा E। सो E आपका नेट सप्लाई है। KVL का रूल है कि टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल कंजप्शन, यानी वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू E1 प्लस V2। आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू KVL E माइनस V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0, यानी टोटल सप्लाई एंड टोटल कंजप्शन इक्वल होना चाहिए। ठीक है, E लिखा आपने। ठीक, V1 क्या लिखेंगे? V1 का वैल्यू L di by dt, और V2 का वैल्यू
V2 का वैल्यू हमें मिलेगा IR। आई हमने कैपिटल कंसीडर किया है तो यहाँ पे भी हम कैपिटल ही परफॉर्म कर दें। सो DI माइनस IR इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहाँ से आप बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ E इज L DI बाई DT प्लस IR। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसमें कोई डाउट? सेकेंड आपसे पूछा गया कि पावर सप्लाइड बाय द बैटरी या पावर ऑफ द बैटरी। देखो बैटरी का EMF कितना है E, कितना करंट प्रोवाइड किया I, पावर हम कैसे लिख सकते हैं V इंटू आई, तो यहाँ पे लिखी जा सकती है E इंटू आई से। तो नेक्स्ट पॉइंट, पावर सप्लाइड बाय बैटरी। तो पावर हम रिप्रेजेंट करते हैं P से एंड कैलकुलेट किया जा सकता है इन केस ऑफ सेल E इंटू आई से, यानी सेल का कितना पोटेंशियल है और करंट कितना प्रोवाइड कर रहा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, पावर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो I एंड वैल्यू ऑफ E कितना आया था, L DI बाई DT प्लस IR, मल्टीप्लाई कर दें। सो P इज इक्वल टू L I DI बाई DT प्लस I स्क्वायर R। ये हमें पावर का टर्म मिल गया। अब यहाँ पे आपके पास दो पावर्स आ रही है, एक आ रही है जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस डेवलप हो रहा है, सेकंड आ रहा है जो इंडक्टर के अक्रॉस डेवलप हो रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना। ये जो पावर है I स्क्वायर R, रेजिस्टेंस में अगर हम करंट प्रोवाइड करते हैं तो वो लॉस करता है, पावर लॉस I स्क्वायर R वही है। ठीक है, यानी इतना पार्ट तो लॉस हो गया, पावर लॉस या पावर अक्रॉस रजिस्टर। और जो रजिस्टर के अक्रॉस पावर होता है वो एक्चुअल में लॉस ही होता है, क्योंकि जो लॉस होता है वही रजिस्टर का आउटपुट होता है। ये बात आप समझें। तो पावर अक्रॉस रजिस्टर I स्क्वायर R एंड पावर डेवलप्ड अक्रॉस या ऑन इंडक्टर। ठीक है, तो हमने पावर डेवलप्ड अक्रॉस ऑन इंडक्टर कैलकुलेट कर लिया। ठीक, नोट करें यहां तक। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट पॉइंट बनता है, पावर हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमें कैलकुलेट करना है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। कैसे सॉल्व की जाए? एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। सो एनर्जी को हम किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं? एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान दें। सो DU हमने मान लिया एलिमेंटल पावर, एलिमेंटल एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्लियर? अब इंडक्टर के अक्रॉस कितना पावर डेवलप्ड हो रहा है? LI DI बाई DT। वैल्यू पुट करें। सो DU इज इक्वल टू LI DI बाई DT मल्टीप्लाई बाई DT कैंसिल आउट। लिमिट्स की अगर हम बात करें तो लिमिट्स लगेगा कि व्हेन करंट इज 0 एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज 0, व्हेन करंट इज I एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज U। इंटीग्रेशन सॉल्व किया, U माइनस 0, dt कैंसिल आउट। यहाँ पे रहा LI DI बाई DT, L इज कांस्टेंट एंड इंटीग्रेशन I dt। लिमिट्स 0 टू I, तो I का इंटीग्रेशन I DI and I का इंटीग्रेशन I स्क्वायर बाय 2। So value of U is half L I square।
यानी अगर हमें कोई इंडक्टर गिवन है जिसका इंडक्टेंस L है और इंडक्टर में करंट प्रोवाइड हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है I एम्पियर का, तो एनर्जी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बाय यूजिंग हाफ LI स्क्वायर। ठीक है। और कभी अगर आपको कोई जनरल केस मिलता है जिसमें आपको बिटवीन कोई कंडीशंस गिवन होती है कि इनिशियल एनर्जी इतना है, टाइम इतना है, ठीक है, करंट इतना फ्लो कर रहा है इनिशियली, आफ्टर सम टाइम अगर करंट अपनी वैल्यू को चेंज करता है तो एनर्जी कितना जनरेट होगा, तो फिर हमें इस बेसिक पैटर्न का यूज़ करना चाहिए कि U या du इंटीग्रेशन 0 to U इज इक्वल टू LI/DI, 0 to I। तो बेसिक इक्वेशन बनता है जिससे आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको कांस्टेंट वैल्यू गिवन होती है कि इंडक्टर्स इतना है, करंट का वैल्यू आपको गिवन, बोला गया कि एनर्जी कैलकुलेट करें, तो बाय यूजिंग हाफ LI स्क्वायर आप एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर करता है वो मैग्नेटिक फॉर्म में करता है। किस फॉर्म में करता है? मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? हाफ LI स्क्वायर। नेक्स्ट, अब एनर्जी स्टोर क्यों है, इस पॉइंट को भी तो आप समझें। देखें, स्टेटमेंट है कि व्हेन करंट is increased in the inductor, when current is increased in the inductor, जब भी करंट इंडक्टर में इंक्रीज होगा तो इंडक्टर क्या करेगा? उस करंट चेंज का अपोज करेगा, क्योंकि करंट इंक्रीमेंट का क्या करना चाहिए? उसको अपोज करना चाहिए। देन इंडक्टर अपोजेस दिस करंट चेंज। अब लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो इंडक्टर के ऊपर करंट को सेटअप करना है कि करंट उसके ऊपर आना चाहिए, 0 से I तक हमें इंक्रीज करना है। तो क्या करना पड़ेगा? जो सेल है, जो सोर्स है, जो उसको करंट प्रोवाइड कर रहा है, तो सोर्स को क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो सोर्स करता है वर्क, यानी जो सेल है वो वर्क करता है, और ये जो वर्क होता है एक्सटर्नल वर्क, वो सिस्टम की एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सिस्टम कौन है? इंडक्टर। ठीक है, यानी जो एक्सटर्नल वर्क है वो हम इंडक्टर में स्टोर कर रहे हैं। किस फॉर्म में? मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में। एक बार स्टेटमेंट वापस से देखिए। व्हेन करंट इज इंक्रीज्ड इन द इंडक्टर, देन इंडक्टर अपोजेस दिस करंट चेंज। ठीक है, सो टू इंक्रीज द करंट इन द इंडक्टर, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि करंट सेटअप हो जाए। सो टू इंक्रीज द करंट इन द इंडक्टर, सम वर्क हैज टू बी डन बाय सेल which is stored in inductor in form of magnetic energy। जैसे कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, सिमिलरली जो इंडक्टर है वो मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। बिकॉज इंडक्टर हम कैसा मान रहे हैं? जैसे एज ए सोलेनोइड ही कंसीडर कर रहे हैं, और सोलेनोइड में अगर हम करंट प्रोवाइड करते हैं तो मैग्नेटिक फॉर्म यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो जो एनर्जी स्टोर होता है वो भी किस फॉर्म में होता है? मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो नोट करें इसको। नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, अब क्या आपने पहले पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। सेम डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ पे भी, लेकिन अब एनर्जी कौन सी आ जाएगी? मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, per unit volume is known as magnetic energy density, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं UB से, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। अब एक पॉइंट आप समझना कि जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी कैपेसिटर में सोल्व किया होगा, ठीक है, और उसके लिए आपने फॉर्मेट यूज किया होगा कि कैपेसिटर का एनर्जी कितना है? हाफ CV स्क्वायर, उसका वॉल्यूम कितना है? A इंटू डी। उसके रेस्पेक्ट पे आपने सोल्व किया, हमें फॉर्मूला मिला हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर। सिमिलरली जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हम कैलकुलेट करते हैं, तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट की जाती है इंडक्टर के लिए, यानी किसके लिए? सोलेनोइड के लिए। किसके लिए सॉल्व करते हैं? सोलेनोइड के लिए। तो ध्यान दें, हमने एक सोलेनोइड कंसीडर किया, ठीक है, इसमें आपने नंबर ऑफ टर्न्स को चेन कंसीडर कर लिए, लेंथ स्मॉल l कंसीडर कर ली, ठीक है, करंट आपने I प्रोवाइड कर दिया, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने A ले लिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? नंबर ऑफ टर्न्स आ गया, लेंथ आ गई, करंट फ्लो कितना हो रहा है वो आ गया, एरिया आ गया, एंड सेल्फ इंडक्टेंस आपने रिप्रेजेंट कर दिया L से। क्लियर? क्या चाहिए? एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी के लिए पहले हमें कैलकुलेट करना होगा कि यहाँ पर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। तो सोलेनोइड के अंदर एनर्जी कितना स्टोर्ड होता है? हाफ LI स्क्वायर।
यही रहेगा हाफ एल आई स्क्वायर। और सोलेनोइड के लिए एल, एल मतलब सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट एन स्क्वायर वी। क्लियर, पुट करें यहाँ पे वैल्यू। हम कैलकुलेट करना चाहते हैं एनर्जी डेंसिटी। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट की जा सकती है स्टोर्ड एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। स्टोर्ड एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब स्टोर्ड एनर्जी इंडक्टर में कितनी है, इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी है हाफ एल आई स्क्वायर। और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हमने रिप्रेजेंट कर दिया V से। क्लियर, ठीक। और ये हमें मिल जाएगा एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो हाफ एल आई स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम। सॉल्व कैसे करें, जो भी इज इक्वल टू हाफ एल, सेल्फ इंडक्टेंस। सोलेनोइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मेट क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मेट है म्यू नॉट एन स्क्वायर वी। क्लियर, तो ये बना आपके पास हाफ एल आई स्क्वायर और डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम लिखा जा सकता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ से। क्लियर, या इसको आप V से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट V आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम है, यहाँ पे भी V है, यहाँ पे भी V आ जाएगा। V इज इक्वल टू A इंटू एल, कोई डाउट? और V रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम को। क्लियर, अब इस एक टर्म को समझना, ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया है, अगर इस एक्सप्रेशन में मैं म्यू नॉट का मल्टीप्लाई कर दूं और म्यू नॉट का डिवाइड कर दूं, तो क्या एक्सप्रेशन में कुछ चेंज आएगा? एक्सप्रेशन का वैल्यू तो फिक्स रहा, लेकिन हमारा क्वेश्चन करने का जो प्रोसेस है उसके अंदर चेंज आएगा। किस तरीके से, देखो ये 1/2 है, यहाँ टर्म आपको मिलेगा म्यू नॉट स्क्वायर स्मॉल एन स्क्वायर आई स्क्वायर, वी को आपने बाहर निकाल दिया, डिवाइड बाय ए इंटू एल किसको रिप्रेजेंट करेगा, वी को ही रिप्रेजेंट करेगा, साथ में म्यू नॉट भी आना चाहिए। क्लियर, अब यहाँ जो वॉल्यूम टर्म बन रहा है, तो ये जो दोनों जो वॉल्यूम टर्म है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। यहाँ क्या मिल रहा है, म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है म्यू नॉट एन आई टर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड और उसका स्क्वायर। सो एनर्जी डेंसिटी आपको मिला यू बी इज इक्वल टू, दिस वैल्यू इज बी, बी स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे म्यू नॉट, बिकॉज वॉल्यूम एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो ये एक जनरलाइज फॉर्मूला हो गया कि एनर्जी डेंसिटी कभी भी हमें कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, सो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड है, जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए आपको एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करना है। क्लियर, हमने सोलेनोइड के लिए कंसीडर किया था, तो मैग्नेटिक फील्ड किसका आ गया, सोलेनोइड, लेकिन ये बन जाता है फिर एक जनरलाइज फॉर्मेट। ठीक है, वी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया इनटू लेंथ। कोई डाउट? ठीक है, अब ये एनर्जी डेंसिटी है, तो टर्म क्या रहेगा, टर्म क्या बनना चाहिए, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब जूल पर मीटर क्यूब, जिसका यूनिट बनना चाहिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर पॉइंट? ठीक है, तो इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई, हाफ एल आई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी क्या रहा, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, और ये एक जनरलाइज फॉर्मेट है, इस बात का ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एनर्जी डेंसिटी इफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनोइड इज बी। कैलकुलेट क्या करना है, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मेट क्या है, यू बी, यू बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। क्या मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमें गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है हमें 4 टेस्ला, वैल्यू पुट करें, क्या रहेगा यहाँ पर 4 स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। क्लियर, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर 16, 16 बाय 2 8, ध्यान से समझना, 8 डिवाइड बाय 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। क्लियर, म्यू नॉट को लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, 16 बाई 8 हो गया, वैल्यू कैलकुलेट किया, सो 2 बाई पाई इंटू 10 पावर 7, यूनिट जूल पर मीटर क्यूब। क्लियर, कोई डाउट?
ठीक है, नोट करें। यानी दोनों आपके जनरलाइज फॉर्मेट हैं, दो वैल्यूज़ गिवन होती हैं। यहाँ पे तो आपको एक की रिक्वायरमेंट है, या तो u गिवन होता है या b गिवन होता है, बिकॉज v नॉट तो कांस्टेंट है, ये वैल्यूज़ आपको पता है। एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, हाफ एल आई स्क्वायर, दो वैल्यूज़ गिवन, थर्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपने पढ़ा है, अब थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाते हैं। कैपेसिटर आपने पढ़ा, कैपेसिटर में आपने पढ़ा होगा आरसी डीसी सर्किट, पढ़ा या नहीं पढ़ा? उसमें फर्स्ट केस आपने पढ़ा होगा चार्जिंग, कि कैपेसिटर हम किस तरीके से चार्ज करते हैं। सेकंड केस पढ़ा होगा आपने डिस्चार्जिंग, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने एक टर्म पढ़ा होगा टाइम कांस्टेंट, ठीक। फिर उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि किसी भी जो सर्किट आपको गिवन है आरसी सर्किट, उसका टाइम कांस्टेंट हम किस तरीके से कैलकुलेट करें। थोड़ा सा एक जनरल आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें पढ़ना है आरएल डीसी सर्किट, आरएल डीसी सर्किट, यानी सी की जगह पर क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। जहाँ पर आप कैपेसिटर पुट कर रहे थे सीरीज रेजिस्टेंस के सीरीज में, तो वहां पर हम क्या पुट करेंगे, अब इंडक्टर। और दोनों की प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज है तो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, लेकिन इक्वेशन एज इट इज ही कैलकुलेट होती है। ध्यान से समझना। हमें दिया गया चार्जिंग केस, तो चार्जिंग केस में आपने लिया कि एक आर लगा है, एक सी लगा है, आपने किससे कनेक्ट कर दिया, एक डीसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ वैल्यू आपने रखा वी, दिस इज आर सी। फ्लो क्या करेगा, चार्ज करेगा। तो क्या हमने चार्ज का इक्वेशन लिखा था चार्जिंग में? चार्जिंग में इक्वेशन हमें मिला था Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई माइनस टी बाई टो। और टो क्या रिप्रेजेंट करता है? टो रिप्रेजेंट करता है टाइम कांस्टेंट को। एंड वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट आरसी टर्म में हमें मिलता है R मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। तो इसके लिए आपने ग्राफ बनाया था कि t इज इक्वल टू 0 पे क्या, अगर हम टाइम को 0 पुट करते हैं, तो टाइम को 0 पुट करेंगे तो e पावर 0 1 बनेगा, 1 माइनस 1 0 रहेगा। तो वैल्यू ऑफ चार्ज कितनी मिलेगी? 0। और हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं चार्जिंग की। तो इनिशियली कैपेसिटर के पास कुछ भी चार्ज नहीं है, ठीक है। तो चार्ज आपको मिला, टाइम दिया, चार्ज दिया। थोड़ा सा मैं क्विक बता रहा हूँ क्योंकि आप इसको पढ़ चुके हैं। फिर आपने बात करी t इज इक्वल टू टो पर, तो t इज इक्वल टू टो पे कैलकुलेट किया तो यहाँ मिलेगा e ऊपर टो नीचे टो, तो माइनस 1, e पावर माइनस 1। तो यहाँ जो रिजल्ट रहा वो रहा 1 माइनस 1 बाई ई। कितना रिजल्ट मिला? 1 माइनस 1 बाई ई। कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने पर आपको टर्म मिला Q इज इक्वल टू 0.63 ऑफ Q नॉट, ठीक है। फिर हमने क्या किया, टाइम को पुट किया इन्फाइनाइट, टाइम इन्फाइनाइट पुट हुआ तो e पावर माइनस इन्फाइनाइट 0, तो मैक्सिमम चार्ज यहाँ पर स्टोर हो गया, ठीक है। फिर इसके लिए आपने ग्राफ बनाया था कि Q एंड T के बीच में जो ग्राफ है, यहाँ पे मैंने केवल आपको फाइनल इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन का डेरिवेशन सॉल्व नहीं किया है, बिकॉज ये आप पहले से सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। तो मैं केवल इक्वेशन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सेम इक्वेशन एज इट इज, इक्वेशन एज इट इज फॉर्मेट एज इट इज ग्राफ, ये हमें आरएल सर्किट में भी मिलेगा। फिर इसका आपने ग्राफ बनाया कुछ इस तरीके से बना कि इन्फिनिटी टाइम पे जाके मैक्सिमम वैल्यू बन जाता है Q नॉट, एंड टाइम कांस्टेंट वो टाइम जब मैक्सिमम चार्ज का 63% कैपेसिटर के पास स्टोर हो जाता है। और बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि जब कैपेसिटर अनचार्ज है तो इनिशियली हम कैपेसिटर को क्या मानते हैं? इनिशियली कैपेसिटर एक्ट एज शॉर्ट सर्किट, ठीक है। और एक बार अगर ये चार्ज हो जाता है तो फ्लो होने वाला करंट बंद हो जाएगा, चार्ज फ्लो होने वाला चार्ज वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक बार अगर कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो वो एक्सटर्नल यानी जो एक्स्ट्रा चार्ज आता है उसको सपोर्ट करना बंद कर देता है, तो फिर एक्ट करता है एज अ ओपन सर्किट। तो पहला केस आपने चार्जिंग का पढ़ा था, उसके अंदर कुछ ये डिटेल आपको मिली थी, ठीक है। फिर सेकंड केस आपने पढ़ा था डिस्चार्जिंग का, कि हमने क्या कर दिया, कैपेसिटर को चार्ज तो कर दिया, अब उसको हम यूज़ कर रहे हैं किसके? डिस्चार्ज में, यानी कैपेसिटर अब अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है? डिस्चार्ज कर रहा है। तो बैटरी तो यहाँ पे कनेक्टेड नहीं होगा, केवल एक कैपेसिटर कनेक्ट है। कैपेसिटर के साथ आपने एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे वैल्यू C, इधर वैल्यू R, और कैपेसिटर की एनर्जी को कौन खत्म कर रहा है? अब रजिस्टर खत्म कर रहा है। इक्वेशन क्या बनी थी? इक्वेशन रही थी Q इज इक्वल टू Q नॉट E माइनस टी बाई टो। फिर तीन कंडीशंस आपने देखा था कि अगर हम T इज इक्वल टू 0 पे बात करें तो यहाँ वैल्यू E 0, यानी जब चार्ज जैसे ही आपने रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो कैपेसिटर के पास मैक्सिमम चार्ज ही है, Q इज इक्वल टू Q नॉट। जैसे जैसे टाइम अपनी वैल्यू को इंक्रीज करेगा, जैसे हम पहुंचे टो तक, तो यहाँ वैल्यू मिलेगा e पावर माइनस 1, यानी Q इज इक्वल टू Q नॉट बाई ई। सो वैल्यू कितना रहा? 0.37 ऑफ Q नॉट, एंड टाइम इज इंक्रीजेस टू इन्फिनिटी।
ई पावर माइनस इन्फिनिटी रिप्रेजेंट करता है जीरो को, तो यहाँ पर हमें चार्ज कितना मिलेगा, जीरो। तो ये कौन सा केस हुआ, डिस्चार्जिंग का। और डिस्चार्जिंग के लिए ग्राफ किस तरीके से आता है कि एज टाइम इंक्रीजेस चार्ज गोज डाउन डिक्रीजिंग, इन्फिनिटी पे आते आते वैल्यू बन जाएगा जीरो। एंड टाइम कांस्टेंट अगर हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर आप रिप्रेजेंट करते हैं कि दिस इज टाइम व्हेन चार्ज बिकम्स 37% ऑफ मैक्सिमम चार्ज, यानी कैपेसिटर के पास कितना चार्ज स्टोर रहता है, 37% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज यहाँ पर स्टोर रहता है। तो ये दोनों इक्वेशन आप यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ग्राफ पढ़ चुके हैं, कंडीशंस पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक बार आपको रिकॉल हो जाए, ठीक है, एक बार आपको समझ में आ जाए, याद आ जाए कि हमने वहाँ पे किस तरीके से सॉल्व किया था, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे ब्रीफ किया गया है, ठीक है। दोनों टर्म में समझ में आया, एक बार चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है, नोट करें।